Okay, students, last time we were talking about lipids. Few things more about lipids. So let's see. Acid number is milligram of potassium hydroxide required to neutralize 1 gram of fat or oil. So it tells you the amount of free acids, fatty acids which are present in fat or oil. And steroids is another class of lipids. स्टीरॉइड्स में तमाम स्टीरॉइड में जो बात कॉमन है वो ये है कि इनमें एक 3-6 मेंबर ड्रिंक होता है और एक 1-5 मेंबर ड्रिंक होता है. सो ये 4 रिंग्स होते हैं, 3-6 मेंबर एंड 1-5 मेंबर ड्रिंक. स्टीरॉइड्स के स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंज से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें एक ग्रेट चेंज आता है. स्टीरॉइड्स की कुछ एग्जांपल्स देखिएगा. मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स, हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो है ये स्टेरॉइड्स हैं. कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक स्टीरोल है एंड इट इज़ फाउंड इन ऑल एनिमल एंड हायर प्लांट्स. और अगर इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर, ये फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है, ब्लड के अंदर ये पाया जाता है. और अगर ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये प्लैक लाइक डिपॉजिट्स बनाता है आर्टरीज के अंदर, जो कि फिर हार्ट डिजीज़ का बायस बनती हैं. और दिस इज द मोस्ट अबंडेंट स्टीरोल ऑल्सो, याद रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट स्टीरोल है ये. अर्गोस्टीरोल को हम स्टीरोल ऑफ फंजाई और यीस्ट भी कहते हैं. और ये जो अर्गोस्टीरोल है, अगर हम इसकी इरेडिएशन करें तो इसकी इरेडिएशन से विटामिन D2 या अर्गो कैल्सीफेरोल की फॉर्मेशन होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट लिपिड्स. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट एंजाइम्स. So students, next topic we are gonna talk about is enzymes. आपको पता है मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और कैटालाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को. और एंजाइम्स जो हैं ये प्योर प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, जैसे कि इंसुलिन है. ये प्रोटीन के साथ समटाइम नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है. तो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट. नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है उसको हम को फैक्टर या को एंजाइम कहते हैं. जो को फैक्टर है, इट माइट बी अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट माइट बी एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इट माइट बी इनऑर्गेनिक आयंस. आपको ये याद रखने हैं इनऑर्गेनिक आयंस विच आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर एंजाइम्स. क्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ आयरन 2 पॉजिटिव, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ जिंक 2 पॉजिटिव, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के साथ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एज अ को फैक्टर काम करते हैं. इसके अलावा कुछ विटामिन्स भी एज अ को फैक्टर या को एंजाइम वर्क करते हैं, जैसे निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है ये एंजाइम को फैक्टर यूज करता है. निकोटिनामाइड विच इज अ विटामिन ऑल्सो. और थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है इट यूजेस विटामिन B1 एज को फैक्टर. नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो याद रखना है कि जो कब एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम के नाम की एंडिंग एज से होती है, ASE. फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेज, परहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज. क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की. और ये क्लासेस कौन सी हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस फर्स्ट क्लास, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं. ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज, नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम कर रहे हैं. ट्रांसफिरेसिस वो एंजाइम्स होते हैं विच ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, जैसे कि फॉस्फोट्रांसफिरेसिस जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे. हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज करते हैं. इसी तरह से लाइएसिस वो एंजाइम होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड को क्रिएट करते हैं या डबल बॉन्ड को सैचुरेट करते हैं बाय एलिमिनेशन और एडिशन ऑफ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. एग्जांपल है फॉस्फोग्लिसरोमेटेजेस. आइसोमेरेज एंजाइम्स, नाम से पता चल रहा है कि जो आइसोमर्स होते हैं उनको इंटर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि फ्यूमेरेज एक एंजाइम है जो फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में चेंज करता है. इसके अलावा लाइगेजेस वो एंजाइम्स होते हैं विच कंबाइन 2 मॉलिक्यूल्स टुगेदर बाय ब्रेकिंग हाई एनर्जी बॉन्ड्स. इसकी एग्जांपल में थायोकाइनेस है. एक एमसीक्यूज है यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स? ऑप्शंस आर प्रोटीएजेस, lipases, hydrogenases, oxidase.
हाइड्रोजनेज ऑक्सीडेज नाम से पता चल रहा है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस नहीं करते। प्रोटीएज प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करता है। लाइपेज लिपिड्स और फैट्स और ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे एंजाइम्स की। नंबर 1, स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। एक एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन को या मिलते जुलते केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है। जैसे हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को, मैनोज को उनके 6 फॉस्फेट डेरिवेटिव में चेंज करता है। लेकिन ग्लूकोकाइनेज ये सिर्फ ग्लूकोज को चेंज करता है इनटू इट्स 6 फॉस्फेट कंपाउंड। फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंजाइम्स की है इनकी एफिशिएंसी। एंजाइम्स जो होते हैं दे आर वेरी एफिशिएंट इन देयर फंक्शन। एक एंजाइम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन को के रेट को इंक्रीज कर सकता है अप टू अ फैक्टर ऑफ 10⁻20। एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन में सेम कैटलिस्ट जो है वो कैटालाइज करता है रिएक्शन को ऑन बोथ साइड्स। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। आइसोएंजाइम्स। आइसोएंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सेम ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, सेम केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, बट दे आर केमिकली एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। केमिकली एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट, लेकिन सेम केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, सेम ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। नाउ द फैक्टर्स विच अफेक्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और इन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। सो फैक्टर्स affecting the efficiency or activity of enzymes. तो सबसे पहले concentration। सिंपल सी बात याद रखनी है कि rate of chemical reaction this is directly proportional to the square root of enzyme concentration. Rate of reaction directly proportional to substrate concentration तो होता ही है और ये वाला रिलेशनशिप भी याद रखना आपको। फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है। और ज़्यादातर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉडी टेम्परेचर है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है। और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर एंजाइमेटिक रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होता है उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर और मोस्टली ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर पीएच। एंजाइम्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर काम करते हैं। जैसे स्लाइवरी अमाइलेज जो है वो 6.4 से 6.9 पीएच के ऊपर काम करता है। स्लाइवरी अमाइलेज 6.4 से 6.9 पीएच पे काम करता है और वो पीएच जिसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। इसके अलावा कोफैक्टर्स हमने ऑलरेडी बात की कि ये एंजाइम के जो एक्टिविटी है उसको एनहेंस करते हैं। जैसे हमने कोफैक्टर्स पढ़े थे, आयरन 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव एटसेट्रा। इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, इनहिबिटर्स ये डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी को एंजाइम की, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। फिर रेडिएशंस जो होती हैं, यूवी रेडिएशंस, रेडिएशंस का एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? यूवी रेडिएशंस, बीटा रेस, गैमा रेस ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं एंजाइम्स को, डिस्ट्रॉय
एंजाइम्स, ये एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इंपॉर्टेंस क्या है एंजाइम्स की? एंजाइम्स जो होते हैं ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि एक एंजाइम है LDH1 लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, जब भी इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो इट इंडिकेट्स हार्ट डिजीजेस। अगर ये इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है ये हार्ट डिजीजेस को इंडिकेट कर रहा है, हार्ट डिजीजेस। इसके अलावा एक एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, अगर इसकी कंसेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तो इट इंडिकेट्स रिकेट्स या जॉन्डिस। एंजाइम्स जो हैं वो मेडिसिन या ड्रग के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। मेडिसिनल यूज क्या होता है? थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो कि यूज किया जाता है टू स्टॉप ब्लीडिंग, स्टॉप ब्लीडिंग। इसी तरह से एक एंजाइम है L-एस्पार्जिनेस, ये चिल्ड्रन में कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, कैंसर ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन। So this was importance of enzymes. Next we are going to talk about the last topic of this chapter, and that is nucleic acids. They were first discovered in pus cells, remember, MCQs है, then in sperm heads, दूसरे नंबर पे sperm heads में डिस्कवर हुए। फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस न्यूक्लिक एसिड्स के क्या होते हैं? इनका काम होता है रिप्रोड्यूस करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को उसे स्टोर करना और उसे ट्रांसमिट करना। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं दैट इज दे अंडरगो म्यूटेशन, ये म्यूटेशन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर DNA एंड RNA। दे आर फाउंड एज पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की फॉर्म में, न्यूक्लियोप्रोटीन्स की फॉर्म में DNA और RNA पाए जाते हैं, और इनका काम ये होता है कि दे डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी। कंपोजिशन क्या होती है? DNA और RNA जो हैं दे आर लॉन्ग स्ट्रैंड्स जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। वो 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फास्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ये 3 कंपोनेंट्स मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और DNA और RNA के अंदर सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ चेन। शुगर्स 2 तरह की होती हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। राइबोस शुगर RNA में होती है, डीऑक्सीराइबोस DNA में होती है। DNA स्टैंड्स फॉर न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की होती हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स बाइसाइक्लिक होती हैं, पायरिमिडीन्स मोनोसाइक्लिक होती हैं। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि आपको 4 गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसाइक्लिक और बाइसाइक्लिक, तो आपको पता होना चाहिए प्यूरिन्स एडेनिन और गवानिन है, और पायरिमिडीन्स में साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल हैं। और नाइट्रोजनस बेस और शुगर के कॉम्बिनेशन को, इन 2 का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। DNA और RNA में क्या डिफरेंसेस हैं? DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड। DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, RNA में राइबोस शुगर होती है। DNA में एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमीन नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जबकि RNA में एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। सो हियर आर 2 MCQs फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन RNA? RNA में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होती? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमीन। थायमीन की जगह पे यूरेसिल होती है। और विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लीकेशन? रेप्लीकेशन कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी को। जब आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको हम रेप्लीकेशन बोलते हैं। और DNA के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसकी डुप्लीकेशन होती है, उसकी रेप्लीकेशन होती है। और रेप्लीकेशन क्यों पॉसिबल होती है वो आपने बताना है। प्रेजेंस, क्योंकि DNA में प्रेजेंस होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर की, प्रेजेंस ऑफ थायमीन बेस, डबल स्ट्रैंड, नन ऑफ दीज।
तो याद रखें, रेप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल बिकॉज डीएनए हैज अ डबल स्ट्रैंड. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोना टॉक अबाउट चैप्टर 15 नाउ. द फर्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजर्स. आपको पता है कंपाउंड्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए दो तरह के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ट्रेस अमाउंट्स में ये रिक्वायर्ड होते हैं. इनकी जो कंसेंट्रेशन है, इनकी रिक्वायरमेंट 6 ग्राम से 200 ग्राम एक एकड़ में एनफ होती है. बोरोन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. ये आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, क्योंकि आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स बताए होते हैं और आपसे पूछा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो और मैक्रो. सो इस तरह से एमसीक्यूज बनता है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, 5 kg टू 200 kg पर एकड़. ये अगर आप याद कर लें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आसान है इनको याद करना, तो फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके अलावा जो होते हैं वो सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूडेड होंगे. एक तो एनपीके, याद रखना बड़ा सिंपल है. जितने भी फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते हैं वो बेसिकली एनपीके, फर्टिलाइजर्स को हम एनपीके कहते हैं क्योंकि उनके ज़रिए से हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं. दूसरी चीज़ भी याद करना इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो मस्ट एलिमेंट है वही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी इंक्लूडेड है. और तीसरी चीज़ कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 9 जो है ये मैक्रो में है और इसके अलावा जितने भी होंगे वो माइक्रो होंगे. एक गुड फर्टिलाइजर जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज गिवन होती हैं और आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर. तो जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो देन यू कैन डिसाइड कि विच शुड नॉट बी द प्रॉपर्टी ऑफ फर्टिलाइजर. सो एक अच्छा जो फर्टिलाइजर होता है, इट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर, it should be stable so that it is available for long time to the plants. It should be easy, it should have easily available nutrients in it, or it should not change the pH of the soil. It should not be injurious to the plant. Plant के लिए injurious नहीं होना चाहिए. For example, अगर हमें मैंगनीज सप्लाई करनी है प्लांट को तो उसके लिए हम KMNO4 नहीं ऐड करेंगे क्योंकि KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो प्लांट को डैमेज कर देगा. ये चीप होना चाहिए. गुड फर्टिलाइजर चीप होता है और इट शुड बी इजीली असिमिलेटेड बाय द प्लांट. क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी 3 क्लासेस होती हैं. एनपीके फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजिनस स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजिनस, फॉस्फेटिक, पोटेशियम. नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, आपसे एमसीक्यूज बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, आगे आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, स्टेम्स, लीव्स, रूट्स, किसकी डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है. तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स. नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल्स में हमारे पास अमोनिया है जो कि लिक्विड होता है और इसमें 82% ना, ये परसेंटेजेस आपको याद करनी है. यूरिया सॉलिड और मोस्ट कंसेंट्रेटेड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है यूरिया और इसमें 46% नाइट्रोजन होती है. एक एमसीक्यूज आता है कि अ बैग ऑफ फर्टिलाइजर इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड इट इज लेबल्ड एज 46, व्हाट कुड बी द फर्टिलाइजर. आपको ऑप्शन दिए होते हैं यूरिया और कैल्शियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट. तो आपको पता होना चाहिए 46 एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें 46% नाइट्रोजन की परसेंटेज है और वो यूरिया होता है. अमोनियम नाइट्रेट 33 to 33.5% नाइट्रोजन होती है. एमसीक्यूज है एक, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन यूरिया. कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे, बड़ा सिंपल है कि आपको पता है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन है और यूरिया के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं. तो नाइट्रोजन 46% है, जिसका मतलब बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो 100 - 46 54% होंगे. वेरी सिंपल. स्टेप्स टू सिंथेसाइज यूरिया. यूरिया की सिंथेसिस के लिए आपको सीक्वेंस दिया होता है कि ये कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया. तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि जिसमें यूरिया की सिंथेसिस होती है. सबसे पहला स्टेप होता है प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. दूसरा स्टेप होता है अमोनिया की प्रेपरेशन. तीसरा स्टेप होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से 2 मोल अमोनिया 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं. ये रेशो भी समटाइम पूछ ली जाती है. तो अमोनिया 2 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड 1:2 रेशो में ये रिएक्ट करके अमोनियम कार्बामेट बनाएंगे. और प्रेपरेशन फिर नेक्स्ट स्टेप होता है अमोनियम कार्बामेट को हम हीट करते हैं, इसमें से वाटर रिमूव होता है, यूरिया बनता है. यूरिया की हम कंसेंट्रेशन करते हैं और फिर उसके बाद प्रिलिंग करके उसको स्मॉल पैलेट्स में चेंज कर लेते हैं.
कुछ पॉइंट याद रखने आपने। अमोनियम नाइट्रेट सुटेबल नहीं है पैडी राइस फील्ड के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नॉट सुटेबल फॉर पैडी राइस फील्ड, तो आपको पता होना चाहिए अमोनियम नाइट्रेट। प्रिल्स क्यों बनाते हैं हम, प्रिलिंग क्यों करते हैं फर्टिलाइजर्स की? बिकॉज प्रिल्स आर इजी टू स्प्रेड, दे आर फ्री फ्रॉम डस्ट, दे आर इजी टू हैंडल। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दूसरी क्लास है। फॉस्फोरस किस लिए रिक्वायर्ड होता है? फॉस्फोरस जो है वो अर्ली ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। विच ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स एक्सेलरेट अर्ली ग्रोथ? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस है जो कि अर्ली ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, एक्सेलरेट करता है, स्टिमुलेट करता है, और सीड और फ्रूट फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करता है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। दो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, एक है सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। समटाइम फॉर्मूलास गिवन होते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि सुपर फॉस्फेट कौन सा है, ट्रिपल फॉस्फेट कौन सा है। तो CaH2PO4 ट्वाइस, और ट्रिपल फॉस्फेट का फॉर्मूला है NH4 ट्वाइस HPO4। और ये जो ट्रिपल फॉस्फेट है ये एसिड बेस रिएक्शन से बनता है। अमोनिया का रिएक्शन करते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ, 2 मोल्स अमोनिया 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, फॉस्फोरिक एसिड बनता है। फॉस्फोरिक एसिड को अमोनियम फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट बनता है, इसको डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी कहते हैं। इसमें 13% नाइट्रोजन, 48% P2O5 होता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, स्टार्च एंड फाइब्रस मटेरियल इन प्लांट। ये राइपनिंग ऑफ सीड एंड फ्रूट में रोल प्ले करता है। पोटेशियम राइपनिंग ऑफ सीड एंड फ्रूट, एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर पोटैटो, टोबैको, कॉफी और कॉर्न। इन क्रॉप्स के लिए ये रिक्वायर्ड होता है, ये भी MCQs बनता है फिर। और फॉर्म्ड बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए से ये बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड के रिएक्शन से। इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 13 होती है और पोटैश की परसेंटेज 43 होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू योर बुक जो नंबर ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं दे आर 22। सीमेंट की कंपोजिशन चूँकि पोर्टलैंड रॉक से मिलती है, ये सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट जो सीमेंट प्रिपेयर किया था वो एक मैसन ने प्रिपेयर किया था जिसका नाम था जोसेफ एस्पडीन, और उसने क्ले और लाइमस्टोन को स्ट्रांगली हीट करके वाटर में मिक्स किया, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इट हार्डन्ड टू अ स्टोन लाइक मैस। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, दो तरह के रॉ मटेरियल्स हैं। कैलकेरियस रॉ मटेरियल्स में लाइमस्टोन, मार्बल, चाक, मैरीन शेल्स इन्वॉल्व हैं, दे आर अ सोर्स ऑफ लाइम। फिर आर्गिलेशियस रॉ मटेरियल्स हैं जिनमें क्ले, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग ये इंक्लूडेड हैं। आपको ये पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे MCQs में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैलकेरियस या नॉट आर्गिलेशियस। कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। लाइम 62% इसमें लाइम होता है। सीमेंट के अंदर 22% सैंड होती है, एलुमिना 7.5%, आयरन ऑक्साइड 2.5%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2.5%, सोडियम ऑक्साइड 1%, पोटेशियम ऑक्साइड 1%, SO3 1.5%। दो प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए से हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, एक ड्राई प्रोसेस है और एक वेट प्रोसेस है। वो फैक्टर्स जिनकी बेसिस के ऊपर हम प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं वो क्या है? कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपको कंडीशंस गिवन हो और आपसे पूछा जाए बेस्ड ऑन दिस कंडीशन कौन सा प्रोसेस सूटेबल है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल हार्ड हो तो ड्राई प्रोसेस सूटेबल होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखा जाता है, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस को, और उसकी बेसिस के ऊपर भी हम डिसाइड करते हैं कि ड्राई प्रोसेस यूज़ करना है या वेट प्रोसेस। और प्राइस ऑफ फ्यूल को भी हम कंसीडर करते हैं वाइल सेलेक्टिंग द प्रोसेस। तो अगर प्राइस ऑफ फ्यूल हाई हो तो फिर हम वेट प्रोसेस की जगह पर ड्राई प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि वेट प्रोसेस में आपको फ्यूल ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान के अंदर हम मोस्टली जो है ना वो वेट प्रोसेस यूज़ करते हैं, और जो स्टेप्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के वो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है। स्टेप्स का ऑर्डर पता होना चाहिए आपको, ये MCQs बनता है कि विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, हीटिंग इन रोटरी क्लेन, फिर क्लिंकर फॉर्मेशन करते हैं और एंड पे ग्राइंडिंग करते हैं और मिक्स करते हैं इसको जिप्सम के साथ। यहाँ पे रोटरी क्लेन के बारे में दो चार बातें हम करेंगे। रोटरी क्लेन के अंदर जब हम हीट करते हैं मिक्सचर को, लाइमस्टोन और क्ले के मिक्सचर को,
रोटरी क्लीन की जो डायमेंशंस हैं वो 8 to 15 फीट इसका डायमीटर है और लेंथ 300 to 500 फीट होती है। रोटरी क्लीन के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट प्री हीटिंग जोन कहलाता है और इस पार्ट का टेम्परेचर 500 होता है। इसमें क्ले जो है वो डिकम्पोज होती है और Al2O3 Fe2O3 SiO2 बनता है। इसे हम ड्राइंग जोन भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन जो जोन है टेम्परेचर 900 होता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से लाइम बनता है। बर्निंग जोन का टेम्परेचर 1500 होता है, यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम फेराइट और कैल्शियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन होती है। कूलिंग जोन में हम जो क्लिंकर की फॉर्मेशन होती है उसको हम कूल डाउन करते हैं टू अ टेम्परेचर ऑफ 150 to 200 डिग्री सेल्सियस। सीमेंट में जब वाटर मिक्स करते हैं और फिर उसको अलाउ करते हैं टू स्टैंड फॉर सम टाइम तो इट बिकम्स हार्ड और इस प्रोसेस को हम सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की हाइड्रोलिसिस होती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की हाइड्रोलिसिस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फिल करता है इंटरस्टाइसिस को। जब सीमेंट हार्ड हो रहा होता है तो उसमें एम्प्टी स्पेसिस क्रिएट होती हैं, उनको फिल करता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड याद रखना फंक्शन। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन होता है कि इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। लास्ट इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे विच इज पेपर इंडस्ट्री। यहाँ पे एमसीक्यूज है। पहले फर्स्ट पेपर वाज मेड फ्रॉम मलबरी से, पपायरस प्लांट से, रैग से या व्हीट स्ट्रॉ से। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं पपायरस से। पेपर वर्ड पपायरस से ज़रूर निकला है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर बनाया गया था दैट वाज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ मलबरी ट्री। सो ये याद रखिएगा। पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, 2 तरह के रॉ मटेरियल्स हैं, नॉन वुडी और वुडी। एमसीक्यूज बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वुडी और नॉन वुडी, या सॉफ्ट वुड वाला वुडी रॉ मटेरियल कौन सा है। तो व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बैम्बू, रैग्स, कॉटन स्टॉक, कॉटन लिंटर, ग्रासिस, ये सारे नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स हैं। वुडी में आपके पास 3 है, पॉपुलर, यूकैलिप्टस और डॉगलस फर, जिसमें से डॉगलस फर की वुड सॉफ्ट होती है, बाकी दोनों की हार्ड है। पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले पल्प बनाई जाती है और पल्प बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको पल्पिंग प्रोसेस बोलते हैं। 3 प्रोसेसेस यूज होते हैं पल्प बनाने के लिए। एक क्राफ्ट प्रोसेस होता है जो कि अल्कलाइन है, एक सल्फाइड प्रोसेस है जो कि एसिडिक होता है, और एक न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस है NSSC। ये जो NSSC प्रोसेस है ये ज़्यादातर यूज होता है और इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पता होना चाहिए। पहला स्टेप कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है, फिर उसके बाद ड्राई क्लीनिंग करते हैं रॉ मटेरियल्स की, फिर वेट क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग करके हम रिमूव करते हैं नेल्स वगैरह को। ये स्क्रीनिंग डिफरेंट टाइप की होती है, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग भी होती है और इस तरह से वाइब्रेटरी स्क्रीन्स भी होती हैं। डाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड के लिकर को यूज़ करते हैं। नाम से पता चल रहा है सोडियम सल्फाइड, सेमी केमिकल प्रोसेस। तो सोडियम सल्फाइड लिकर यूज होता है डाइजेशन ऑफ वुड के लिए। और यहाँ पर बफर यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट। टेम्परेचर रखा जाता है 160 to 180 और pH जो है वो 7 to 9 रखी जाती है। pH यहाँ पे 7 to 9 रखते हैं। ब्लीचिंग फिर करते हैं, जो पल्प बनती है उसकी ब्लीचिंग की जाती है और ब्लीचिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरीन या सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर क्लोरीनेशन के जरिए से ब्लीचिंग करेंगे तो क्लोरीन का प्रेशर 4 to 5 बार रखा जाता है और टेम्परेचर रिक्वायर्ड 45 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद फिर स्टॉक की प्रिपरेशन करते हैं और स्टॉक प्रिपरेशन के बाद पेपर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है फोर्ड्रीनियर मशीन के जरिए से। फोर्ड्रीनियर मशीन के 7 पार्ट्स होते हैं और ये जो पार्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है फ्लो ऑफ स्प्रेडर, सेकंड पार्ट हेड बॉक्स, थर्ड पार्ट होता है फोर्ड्रीनियर टेबल। समटाइम आपको एक स्टेटमेंट आती है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द फोर्ड्रीनियर मशीन अ कंटिन्यूअस मैटेड वेब इज फॉर्म्ड। जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं उनको वेब की शक्ल दी जाती है। कंटिन्यूअस मैटेड वेब इस पार्ट में बनती है। कंटिन्यूअस मैटेड वेब जो है वो इस पार्ट में बनती है और प्रेस सेक्शन के अंदर वो जो वेब स्ट्रक्चर है वो कंसोलिडेट होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट द वेब स्ट्रक्चर इज कंसोलिडेटेड। तो यहां पर वेब स्ट्रक्चर कंसोलिडेट होता है।
वेब स्ट्रक्चर इज कंसोलिडेटेड। और फिर नेक्स्ट पार्ट ड्रायर सेक्शन है, कैलेंडर स्टॉक है। इसका यूज ये होता है कि ये थिकनेस को कंट्रोल करता है और सरफेस को स्मूथ करता है, थिकनेस को डिक्रीज करता है और स्मूथ करता है सरफेस को। ये इसके फंक्शंस हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज डील। बुक के मुताबिक जो नंबर ऑफ पल्पिंग इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान में दैट इज 30। स्टूडेंट्स, वी आर गोना टॉक अबाउट द लास्ट चैप्टर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंट, 4 कंपोनेंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के। एटमॉस्फेयर, आपको कंपोजिशन पता होनी चाहिए। एमसीक्यूज में आपको कंपोजिशन की बेस के ऊपर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना, ये एलिमेंट की बेस के ऊपर उसकी कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करना पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं। हाइड्रोस्फीयर जो है सेकेंड कंपोनेंट है एनवायरमेंट का। अच्छा, एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो एटमॉस्फेयर है ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है और इसकी थिकनेस 1000 किलोमीटर्स होती है और इसका 50% मास लोअर 5.6 किलोमीटर्स में होता है। हाइड्रोस्फीयर ऑल वाटर बॉडीज को कलेक्टिवली जो है ना वो हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ओशंस के अंदर 97% वाटर होता है, पोलर आइस कैप्स में 2% और फ्रेश वाटर जो है वो 1% होता है जो कि रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, और इस वाटर को हम यूज करते हैं। ये जो 1% वाटर है इसका यूज़ क्या है? एग्रीकल्चर में 69%, 23% हम इस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए 8% यूज़ करते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज लिथोस्फीयर, जो कि रिजिड रॉकी सरफेस है अर्थ की, और सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर ये 100 किलोमीटर डेप्थ तक एक्सटेंड करता है और हम जितने भी मिनरल्स वगैरह हासिल करते हैं वो हम इसी से हासिल करते हैं। इसकी रफ कंपोजिशन होती है और यह रफ सी कंपोजिशन आप थोड़ी सी याद रखिएगा। 99.5% ऑफ क्रस्ट इज मेड ऑफ 11 एलिमेंट्स और इसमें ऑक्सीजन 47.5% है, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 7%, आयरन 5%, कैल्शियम 3%, मैग्नीशियम 2.5, सोडियम 2.5, पोटेशियम 2.5, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस ट्रेस अमाउंट्स में होते हैं। बायोस्फीयर जो है ये फोर्थ कंपोनेंट है। ये तमाम वो जगहें होती हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं और इसका एक छोटा कंपोनेंट है जिसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन? एमसीक्यूज है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन, ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं पॉल्यूशन के लिए। पॉल्यूशन से पहले आपको पॉल्यूटेंट का पता होना चाहिए। पॉल्यूटेंट क्या होता है? हर वो सब्सटेंस जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है, एडवर्सली क्वालिटी ऑफ लाइफ को लो करता है और जो नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम होती है उसको डिस्टर्ब करता है, ऐसे तमाम सब्सटेंसेस पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं और एक सेकेंडरी। आपको पता होना चाहिए कि विच वन इज प्राइमरी, विच वन इज सेकेंडरी। एमसीक्यूज बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, अमोनिया, जो इंडस्ट्रीज की चिमनी से या व्हीकल एग्जॉस्ट से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स हैं और ये प्राइमरी हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर ये रिएक्ट करते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बनता है एटमॉस्फेयर में, सल्फर के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज होते हैं, HF, एल्डिहाइड, कीटोन्स, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये आई इरिटेंट है, आई इरिटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ पॉल्यूटेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड 75% ये जो है वो फ्यूल की कंबस्शन से आता है एटमॉस्फेयर के अंदर, फ्यूल जो कि व्हीकल्स में बर्न होता है। और NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx स्टैंड्स फॉर NO एंड NO2 और इसका जो रेजिडेंस टाइम है NO का वो 4 डेज है, NO2 का 3 डेज है, पता होना चाहिए आपको। सल्फर जो है 67% ये वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से आता है एटमॉस्फेयर में और इसके अलावा कोल की बर्निंग से सल्फर आता है। कोल के अंदर 1 से 9% तक सल्फर मौजूद हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक हार्मफुल पोल्यूटेंट है क्योंकि सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, ये एयर के अंदर सल्फेट एरोसोल्स बनाते हैं और ये इनकी पंजेंट स्मेल होती है, इरिटेटिंग ऑडर होता है और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, पर्टिकुलरली इन ओल्डर पीपल। हाइड्रोकार्बन्स मार्शी प्लेसेस
पर बनती हैं। इसके अलावा ट्रीज, प्लांट्स वगैरह जो है वो इसको डिस्चार्ज करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का रेजिडेंस टाइम 3 to 7 डेज होता है। नेक्स्ट इज एसिड रेन। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि रेन की जो पीएच है वो 5.6 तक होती है, क्योंकि रेन वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसकी पीएच लो हो जाती है। सो 5.6 तक अगर पीएच हो तो हम इसको नॉर्मल रेन ही कंसीडर करते हैं। लेकिन ऐसा रेन वाटर जिसकी पीएच लेस देन 5 हो वो एग्जैक्ट जो है ना वो एसिडिक रेन कहलाता है। तो आपको ऑप्शंस आते हैं इस तरह के कि विच इज़ ट्रू एसिडिक रेन, पीएच बताई होती है 4, 6, 7, 8, तो आपको पता होना चाहिए लेस देन 5 हो तो एसिडिक रेन है। अब एसिडिक रेन के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। कुछ उनमें से ये हैं कि ये लीच करती है एलिमेंट्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन माउंटेन्स। तो उनमें से एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है। एल्यूमिनियम फिश की गिल्स को क्लॉग करता है, लीचिंग ऑफ एलिमेंट्स हो जाती है एसिड रेन की वजह से, डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स होती है। डिफरेंट इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। स्मॉग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। स्मोक एंड फॉग दो तरह की होती है। ये रिड्यूसिंग स्मॉग, रिड्यूसिंग स्मॉग में हाई कंसेंट्रेशन होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, और एक ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होती है जिसमें ऑक्सीडेंट्स की कंसेंट्रेशन हाई होती है, जैसे कि ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो वहाँ पर NO2 या ओजोन वगैरह की कंसेंट्रेशन हाई होती है। स्मॉग की फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं उनमें सनलाइट है, उनमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद हो, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हों और लिटिल मूवमेंट ऑफ एयर हो, तो दीज आर ऑल सुटेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। नेक्स्ट इज ओजोन। 2-3 पॉइंट हैं एमसीक्यूज के हवाले से। एक बात याद रखिएगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंसेंट्रेशन है ओजोन की वो 350 डॉब्सन यूनिट है। ये ओवरहेड ओजोन की कंसेंट्रेशन है। ओजोन कहाँ पर पाई जाती है? ज़मीन में 0 से 15 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उससे नेक्स्ट वाले रीजन को हम 15 से 40 तक के रीजन को हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो ये स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 to 28 किलोमीटर। तो जो स्प्रेड है ओजोन का वो 3 किलोमीटर्स है। एमसीक्यूज आता है कि व्हाट इज द स्प्रेड ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर, तो स्प्रेड का कितना है? 25 से 28 किलोमीटर्स। ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर में मूव करते हो अपवर्ड्स, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और -56 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और फिर जब आप स्ट्रेटोस्फियर में मूव करते हो तो -50 से इंक्रीज करके -2 डिग्री सेल्सियस। इंक्रीज की वजह फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओजोन की जो डिस्ट्रक्शन है उससे ओजोन होल क्रिएट होता है और सितंबर से नवंबर के रीजन में इसकी डिप्लीशन जो है वो ज़्यादा होती है। और इसकी डिप्लीशन में जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उनमें फ्रीऑन्स जो हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होता है वो 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर की पॉल्यूशन के लिए डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल, उनमें लाइफ स्टॉक वेस्ट है, ऑयल स्पिलेज, आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन सारी दुनिया में समुद्रों के थ्रू होती है, ओशंस के थ्रू होती है, तो वहाँ पर स्पिलिंग होती है समटाइम, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। डिटर्जेंट्स एक्सीडिंगली हम इनको यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में और ये भी वाटर पॉल्यूशन का एक बायस हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, देयर आर मोर देन 10,000 पेस्टिसाइड्स, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स हैं ये भी पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का एक जरिया है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्री में से जो वेस्ट निकलते हैं उनमें आर्सेनिक, उनमें कैडमियम, मर्करी, ये कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा लेदर टैनरीज जो हैं दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन। और लेदर टैनरीज जो हैं वो क्रोमियम के सॉल्ट्स को यूज़ करती हैं फॉर टैनिंग पर्पस, और क्रोमियम के जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें जो क्रोमियम 6 है, क्रोमियम 6 ये कार्सिनोजेनिक होता है। दिस इज कार्सिनोजेनिक। क्वालिटी ऑफ वाटर को चेक करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं इनमें है DO, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो 4 से 8 ppm तक होती है और इससे हमें पता चलता है कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है। इसके अलावा BOD एक दूसरा तरीका है वाटर की क्वालिटी को मेजर करने का। दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज कंज्यूम्ड इन अ पीरियड ऑफ 5 days
फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें कैटलिस्ट का काम करते हैं। और COD जो है ये डायरेक्ट मेजर है वाटर की पॉल्यूशन की। हम क्या करते हैं, वाटर के सैंपल को ऑक्सीडाइज करते हैं डाइक्रोमेट आइंस के साथ और देखते हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर वाटर के अंदर प्रेजेंट है, उससे हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है। MCQs आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर, तो COD डायरेक्टली मेजर करता है वाटर पॉल्यूशन को। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, उसको पोर्टेबल बनाने के लिए हम तीन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उनमें से एक एरेशन है। एरेशन, वाटर में से एयर जब पास करते हैं तो इसमें से वाटर में से फाउल स्मेल खत्म हो जाती है, वाटर में आयरन 2 पॉजिटिव आयरन 3 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर जो कि इजीली ऑक्सीडाइजेबल होता है, वाटर का जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो पूरा हो जाता है। कोएगुलेशन करते हैं वाटर की, दूसरा स्टेप है वाटर की ट्रीटमेंट का। जो कोएगुलेशन है वो वाटर में से सस्पेंडेड मैटर को रिमूव करता है 80%, और एलम्स जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं एज कोएगुलेटिंग एजेंट, एल्यूमिनियम सल्फेट एलम वगैरह हम यूज़ करते हैं। फेरिक एलम्स को भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये 3 से 13 pH में इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये pH रेंज याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है वाटर की ट्रीटमेंट के अंदर डिसइंफेक्शन। तो वाटर की जो डिसइंफेक्शन है उसके लिए हम वाटर की क्लोरीनेशन करते हैं, उससे वाटर के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वाटर की क्लोरीनेशन से जब क्लोरीन पास करेंगे वाटर में से तो हाइपोक्लोरस एसिड बनता है और HCl बनता है। यह हाइपोक्लोरस एसिड नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द सेल वॉल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिस्ट्रॉय देम। क्लोरीनेशन का प्रॉब्लम है कि अगर वाटर के अंदर ह्यूमिक एसिड होगा तो क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन हो सकती है, और क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिवर कार्सिनोजन है। इसके अलावा क्लोरीनेटेड वाटर पीने से अगर अब क्लोरीनेशन में आपने क्लोरीन की अमाउंट ज़्यादा की हुई है तो क्लोरीनेटेड वाटर पीने से रेक्टल और ब्लैडर कैंसर हो सकता है। इसके अलावा क्लोरीन जो है वो अमोनिया को चेंज कर देती है क्लोरामाइंस के अंदर। अगर वाटर के अंदर अमोनिया प्रेजेंट है तो क्लोरामाइंस बनेंगे, तो ये क्लोरामाइंस भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो क्लोरामाइंस की फॉर्मेशन को अल्कलाइन मीडियम की मदद से उससे अवॉइड किया जा सकता है, क्लोरामाइंस की फॉर्मेशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो क्लोरीन के चूँकि हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं क्लोरीनेशन के, तो इसलिए फिर डिसइंफेक्शन के लिए जो सूटेबल रिएजेंट्स हैं वो क्लोरीन डाइऑक्साइड हैं और ओजोन है। और लास्ट में वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट आप 2-3 बातें याद रखिएगा कि जो वेस्ट मैनेजमेंट होती है, जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसकी इंसिनरेशन करते हैं। टेम्परेचर याद रखिएगा 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इंसिनरेशन करते हैं। इंसिनरेशन जो होती है वो जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसके वॉल्यूम को 2/3 डिक्रीज कर देती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसको भी हम इंसिनरेशन करते हैं। उसके लिए जो इंसिनरेशन के लिए जो हम इंसिनरेटर्स यूज़ करते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक रोटेटिंग चैम्बर होता है, उसका टेम्परेचर याद रखिएगा 650 से 1100, और एक नॉन रोटेटिंग चैम्बर होता है जिसका टेम्परेचर 950 से 1300 होता है। और लास्ट में रिसाइकलिंग याद रखिएगा, वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो रिसाइकल होते हैं। सबसे ज़्यादा रिसाइकल होने वाली जो चीज़ है वो न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर को हम 5 टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक्स जो हैं वो रिसाइकल होते हैं, ग्लास, एल्यूमिनियम, ये सारे रिसाइकल होते हैं। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के 3 प्रोसेस हैं। एक इन प्रोसेसेस के नाम याद रखिएगा, रीप्रोसेसिंग, डीपॉलीमराइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।